हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अपनी पावर बूस्टर क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। हमने स्पेशल पॉइंट्स और समरी कंप्लीट कर ली थी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, योर सिलेबस कंप्लीटली कवरिंग प्योरली एनसीईआरटी। तो आपको हाई लेवल का अभी एनटीएससी एसटीएससी सोचने की टेंशन नहीं है। तो लेट्स डिस्कस द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म? आंसर देखिए ध्यान से। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या फायदे हैं अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, एक पैटर्न में पढ़ते हैं तो? नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान facilitates their identification and makes their study convenient. There is a vast number of organisms in this world. It is not possible by the individual human being to know about all the individuals. Thus, the study of a few representatives from each group gives a broad idea of the lives as a whole. सबको पढ़ना आसान नहीं है, सबको याद करना आसान नहीं है, लेकिन अगर हर चीज को क्लासिफाई करके किसी एक चीज के बारे में भी पढ़ लिया तो बाकी चीजों क्या होंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगी। Classification gives information about the organism which do not occur in one's locality. आपको ऐसी चीजें या ऐसे organisms भी समझ में आएंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे अपने आसपास। Classification reveals evolution. Classification evolution को बाहर निकालता है। Trends by showing gradually increasing complexity of structure in various group of organisms. Evolution ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म दिन ब दिन किस तरीके से कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, उनका किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, और वो किस तरीके से सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू चूज बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ हायरार्की इन क्लासिफिकेशन? ठीक है, किन किन चीजों को मद्देनजर रखकर आप एक हायरार्की को फॉलो करोगे, या How would you choose between two characteristics to be used for developing a hierarchy? आप कौन से ऐसे दो सिद्धांतों को चुनोगे जिसके जरिए आप ये बोलोगे कि मैं हायरार्की बनाऊंगी, मैं इसको इस वाले किंगडम में डाल दूंगी, मैं इसको इस वाले फाइलम में डाल दूंगी, फिर उसी तरीके से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज में कवर अप करूंगी। ऐसे कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स में लेके चलूंगी? Before developing a hierarchy in classification, we need to decide which characteristics should be used as the basis for the broadest division. मैं ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक ले लूंगी जिनके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करोगे, क्लासिफाई कर दोगे। मान लो मेरे घर में कोई शादी है, बहुत लोग आने वाले हैं, ठीक है, अब मेरे पास बड़ा वेन्यू नहीं है, मेरे को पता है मेरे पास जगह बड़ी नहीं है, पर फिर भी मेरे को 100-150 लोगों को क्या करना है, या आप एक छोटा फंक्शन मान लो, 100-150 लोगों को एकोमोडेट करना है। अब मैं क्या करूं, एक ही रूम में सबको भर दिया, क्या हो जाएगा, इनकन्वीनियंस फील होगी ना तो आप किसी से मिल पाओगे। तो आप क्या करो, या तो एक रूम में बच्चों को बिठा दो, एक रूम में मेल्स को बिठा दो, एक में फीमेल्स को बिठा दो, एक में थोड़े ओल्ड एज पर्सन्स को बिठा दो। तो आपने क्या किया, हर इंसान को उसकी एज ग्रुप के हिसाब से ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया कि क्या करो, सारे मेल्स तो एक रूम में चल जाओ, चाहे तुम किसी भी एज के हो, सारी फीमेल्स एक साथ, छोटे छोटे बच्चों को आपने 1 से 10 साल के बच्चों को एक रूम में बिठा दिया, ठीक है, फिर आपने सारे मेल्स को, तो उस हिसाब से क्या है, आपने एक ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक ले लिया उनके, एक कोई भी चीज उठा ली ना आपने, जैसे जेंडर उठा लिया कि भाई बच्चा है, बच्चों में आपने 2 रूम देख लिया कि भाई इस रूम में लड़कियां बैठ जाएंगी, छोटी बच्चियां, इसमें लड़के बैठ जाएंगे, फिर थोड़े बड़े बच्चे बैठ जाएंगे, फिर फीमेल्स बैठ जाएंगी, फिर आपने ओल्ड एज जो पर्सन है उसमें मेल्स और फीमेल्स को सेपरेट कुर्सियों में बिठा दिया। तो वो ज्यादा आसान है या सबको मिक्स करके एक ही रूम में डाल दो? तो क्लासिफिकेशन के लिए आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट पता करना बहुत जरूरी है। Then we should pick up next of the characteristic for making subgroups. This process must continue and each time new characteristics should be used. अब मान लो ये क्राइटेरिया आपका फॉलो नहीं हुआ, इसमें आपको मजा नहीं आया, तो आप क्या करो, आप सोचोगे नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ना चेंज कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, एज ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा कि 1 से 10 साल तक के मेल्स इसमें बैठेंगे, फिर 25 से 60 साल तक के फीमेल्स इधर बैठेंगी। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो सिद्धांत है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो की पॉइंट है, उसे अपने हिसाब से क्या कर देते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है।
The characteristic that decide the broadest division among living organisms should be independent of any other characteristics. ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक आपने चुना है वो अपने अंदर ही होना चाहिए, वो किसी के साथ इंटरलिंक नहीं होना चाहिए कि 1 से 10 साल के 50 बच्चे इसमें बैठेंगे और 50 लड़के, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. नहीं, 1 से 10 साल के लड़के ही बैठेंगे तो वो एक पूरा उनके लिए ब्रॉड हो गया कि लड़के 1 से 10 साल तक के, लड़कियां सारी 1 से 10 साल तक की. ठीक है. For example, nature of cell and form of the body is considered to classify organisms into broad divisions. Prokaryotes and eukaryotes. ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे जिनके सेल को देखा, अरे न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड नहीं है, डाल दो सबको एक साथ. न्यूक्लियस वेल डिफाइंड इधर, नॉट वेल डिफाइंड इधर, वेल डिफाइंड इधर, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक. तो सिद्धांत क्या हो गया? वेदर द न्यूक्लियस इज डिस्टिंक्ट और बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डाल दो. इफ इट इज यूकैरियोटिक, इफ इट इज नॉट, प्रोकैरियोटिक. The characteristic of the next level should be dependent on the previous one that will decide the subsequent division of the groups. तो समझ में आया स्टूडेंट्स? 2 क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से कवर अप कर लिए. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं. एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग इनटू 5 किंगडम्स. आपने ये जो 5 साम्राज्य बनाए थे, 5 किंगडम बनाए हैं, इनको क्लासिफाई करने के लिए आपने कौन सा कैरेक्टरिस्टिक उठाया था? Whittaker in the year 1959 has based his scheme of classification of living organisms into 5 kingdoms, जैसे Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia, on following 4 bases. Complexity of cell structure. There are 2 broad categories of cell structure, that is prokaryotic and eukaryotic. Thus 2 broad groups can be formed, one having prokaryotic cell structure and the other having eukaryotic cell structure. Presence and absence of cell wall is another important characteristic. Nucleus well defined नहीं है, nucleus nuclear membrane से bound नहीं है, prokaryotic. Nucleus distinct है, well defined है, bounded by nuclear membrane है, eukaryotic. Cell wall नहीं है, cell wall है, cell wall नहीं है, cell wall है. तो पहला कैरेक्टर न्यूक्लियस के डिस्टिंक्ट पर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं. दूसरा सेल वॉल है कि नहीं, या सेल वॉल है. यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. पहला सिद्धांत है कि सेल के अंदर क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस के हिसाब से और उसकी वॉल के हिसाब से. दूसरा, ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है या बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है. दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स अ वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प्स इन देयर ब्रॉड कैटेगराइजेशंस. फिर खाना बनाना, खुद खाना बनाना आता है या खाना बनाना नहीं आता, उस हिसाब से बांट सकते हो. मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. Organism basically have 2 types of nutrition, that is autotrophic, they can manufacture their own food, and heterotrophic, they cannot obtain their food from itself, they have to obtain their food from external environment, that is from other organisms. Thus organisms can be broadly classified into different groups on the basis of their mode of nutrition. Then phylogenetic relationship. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहा है. फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और एंसेस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे मेरे अंदर मेरी आंखें ब्राउन है, तो मैं बोलूंगी मेरे पापा की आंखें भी ब्राउन है, और हो सकता है मेरे दादाजी की आंखें भी ब्राउन है, और उनके पापा मतलब मेरे परदादा की भी आंखें ब्राउन है. मतलब मेरे को ये जो फीचर अवार्ड में मिला है ना कि आंखें ब्राउन है, ये मेरे एंसेस्टर के रिलेशनशिप के साथ मिला है कि दादा का बेटा, ठीक है ना, परदादा का बेटा मेरा दादाजी, ठीक है, देन दादाजी के बेटे मेरे पापा जी, एंड फाइनली मैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये रिलेशनशिप आपको एंसेस्टर्स से मिली है. ये रिलेशनशिप आपको किससे मिली है, आपकी पूर्वजों से, एंसेस्टर्स से, आपके पूर्वजों से मिली है, जो हिस्टोरिकल है. आपकी हिस्ट्री रिपीट हो रही है ना हर जनरेशन में, ब्राउन आइज की. ठीक है. फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री or ancestry of an organism. It is believed that the simple organisms are primitive and complex organisms are advanced. Thus, primitive and advanced nature of organism also helps in their classification into broad groups.
For example, the Monera are believed to have given rise to Protista, from which the remaining 3 kingdom of multicellular organisms have evolved. बात समझ में आई स्टूडेंट्स? Question number 4. What are the major divisions in the Plantae? What is the basis of this division? Kingdom Plantae includes the following 5 divisions, that is Thallophyta algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermae and Angiospermae. The first level of classification of plants is on the basis of presence and absence of cell. Presence and absence of well differentiated distinct components in the body. पहला किस बेसिस पे डिफरेंस है कि बॉडी के अंदर कुछ अच्छे से नजर आ रहा है या कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. Algae are separated from rest of the plants in having simple and less differentiated thalloid plant body. देखो प्लांट का क्लासिफिकेशन उनके डिफरेंशिएशन के बेसिस पर, पहला उनकी बॉडी डिफरेंशिएशन के बेसिस पर किया जाता है कि उनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट है कि नहीं. तो उसके अंदर जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट आता है वो थैलोफाइटा आता है, क्योंकि एल्गी एक थैली की तरह है. जब आपको चपटी थैली नजर आ रही तो उसके अंदर ना तो आपको कोई रूट नजर आ रहा है, ना ही आपको कोई स्टेम नजर आ रहा है और ना ही आपको कोई लीफ नजर आ रही है. ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन प्लांट्स में उनकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएट है उस बेसिस पे करेंगे हम. एंड लेस डिफरेंशिएट थैलोइड प्लांट बॉडी. The next level of classification is based on presence and absence of vascular tissue, that is xylem and phloem. आपको कुछ याद होगा, मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था. Body not differentiated, body differentiated, presence of vascular tissue, absence of vascular tissue, bearing of seeds, naked seed, enclosed seeds and finally dicots and monocots. ये पूरा सिनेरियो इसके बारे में बात कर रहा है. This character separates the Bryophyta from the rest of the plants. Further classification is based on the ability to bear seeds. Pteridophytes do not bear seeds. Finally, the groups are formed on the basis of seeds naked or enclosed within fruit. Seed खुला है, फ्रूट के अंदर बंद नहीं है. सीड बंद है, किसके अंदर बंद है? फ्रूट के अंदर बंद है. The gymnosperms have naked seed, whereas angiosperms bear seeds included within the fruit. भाई angiosperms में क्या होते हैं? मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, टमाटो हो गया, तो वो एक फ्रूट की कवरिंग है. और सीड्स क्या होते हैं? उनके अंदर ही तो आते हैं. Now question number 5. How are the criteria for deciding division in plant different from criteria for deciding the subgroups among animals? ठीक है. The criteria for deciding division in plants are different from the criteria for deciding the subgroups among animals, because the basic design of their body is different. Body plant की अलग है, animal की अलग है, तो जो characteristic उठाएंगे वो भी तो obviously अलग अलग ही होंगे. This is mainly due to the fact that plants are autotrophic and often remain fixed to substratum. वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं शो करते हैं, हिलते डुलते नहीं है, अपनी पोजीशन पे थोड़ा कर लिया तो कर लिया, वो भी बिल्कुल माइनर. While animals are heterotrophic and they can move, thus the body design of two groups is based on the need to make their own food in case of plant and to acquire it from external sources in case of animals. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. सबसे बड़ा डिफरेंस है एनिमल के कंपैरिजन, क्योंकि एनिमल्स अपना खाना कभी खुद नहीं बना सकते. प्लांट्स में सेल वॉल होती है जो कि एनिमल्स में होती ही नहीं है. ठीक है. देन व्हाट वी हैव कंप्लीटेड टिल, Thus the body design of two groups किस पे बेस्ड है? अगर आप खुद खाना बनाते हो तो आप प्लांट्स की कैटेगरी में आ जाते हो, और डिपेंडेंट हो तो आप एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाते हो. द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्केलेटन. एनिमल्स की बॉडी में हड्डियां हैं, अंदर स्केलेटन है, ठोस कुछ आपको नजर आता है. एज सच आपको प्लांट्स में नहीं नजर आएगा. आर यूज टू मेक सब ग्रुप्स अमंग एनिमल्स. तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में अगर आपको फर्क दिखाना है तो आप दो बेसिस उठा सकते हो. एक तो सेल वॉल है और एक सेल वॉल नहीं है, और दूसरा ऑटोट्रॉफिक खुद खाना बनाना और दूसरों से खाना लेना हेटेरोट्रॉफिक. अब आप एनिमल्स को देख लो.
अब आप एनिमल्स को जब सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करोगे, सब ग्रुप में क्लासिफाई करोगे, तब आप स्केलेटन का बेसिस उठा सकते हो कि उन एनिमल्स की कैटेगरी में भी किसके अंदर वेल डेवलप्ड आउटर स्केलेटन है, स्किन है, बोन्स है। इस बेसिस पर आप एनिमल्स की क्या कर सकते हो, सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्लासिफिकेशन का एक अलग बेस है और एनिमल्स जो सब ग्रुप में क्लासिफाई हो रहे हैं उनका एक अलग बेसिस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। जब मैंने वर्टिब्रेटा को बांटा, पिस्सीज, एवीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मेमिलिया, मैं उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उठाना चाहूंगी स्टूडेंट्स? लेट्स डू। The major characteristic used to classify animals in vertebrata are the kind of exoskeleton और endoskeleton। सबका एक्सो अलग है, किसी में स्केल्स है, किसी में नहीं है, किसी में शेड हो रहा है, किसी में विंग्स है, किसी में लिम्स है। The kind of respiratory organs, lungs, gills, lungs, gills, lungs, gills। The method of reproduction, giving birth to young ones, अंडे देना या डायरेक्ट young one को देना। On the basis of above mentioned characters, the vertebrata is divided into following classes: exoskeleton of scales, endoskeleton of cartilage or bones, breathing through gills। सब किस में आती है? फिशेस में आती है। breathing through gills only in larva, skin slimy। ऐसी गीली गीली सी आपको स्किन नजर आएगी, एम्फीबिया, फ्रॉक। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स और स्कूट्स लेइंग एग्स आउटसाइड दी वाटर, रेप्टिलिया। ये भी अंडे ही देंगे, पर ये टेरेस्ट्रियल हैं, तो ये धरती पे ही अंडे देंगे, ये पानी के अंदर नहीं देंगे। एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स, लेज एग, फ्लाइट पॉसिबल, बर्ड्स। एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर, एक्सटर्नल ईयर्स, गिव बर्थ टू यंग वंस, मेमिलिया। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस विल कंप्लीट योर ऑल दी चैप्टर। आप लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी कि ये चैप्टर फाइनली खत्म हो गया है। आज हमने अपना जो चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो बहुत ही प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। हमने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी के अंदर सब चीजें पढ़ ली। हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, क्लासिफिकेशन ले लिया, एवोल्यूशन ले लिया। हमने विटेकर के 5 किंगडम्स को अच्छे से पढ़ लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। प्लांटे के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेनिरोगेम्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन्स। और एनिमेलिया में हमने क्या क्या पढ़ा? उसमें हमने पॉरीफेरा, सीलियंट्रेटा, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, प्रोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा में हमने क्या पढ़ा? पिस्सीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया। तो राइट फ्रॉम मोनेरा टू human beings which comes under the category of mammalia, vertebrata, chordata and animals। आप देखो आपने कितनी डाइवर्सिटी पढ़ी है, कभी पढ़ी थी इतनी? आपने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में सोचा था? आप घर के बाहर कितने लोगों को देखते हो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो क्या आपने दिमाग में बिठाया था कि ये चीजें इनके अंदर हो सकती हैं? नहीं। और जब आपने अपने आप को कंपेयर किया तो वी ह्यूमन बींग्स जो हम मेल्स और फीमेल्स आते हैं, दे आर दी मोस्ट पावरफुल क्रिएचर। हमसे पावरफुल कोई नहीं है। हमारे पास वेल डेवलप हर काम करने के लिए सिस्टम है। हम बोल सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, दूसरे की बात को समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ एनिमल्स बोल ही नहीं पाते हैं, उनकी कोई अलग ही साउंड है बात करने की। तो दैट्स वाई वी आर दी मोस्ट पावरफुल क्रिएचर ऑफ दिस होल वर्ल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर आज बिल्कुल अच्छे से यही कंप्लीट होता है। थ्योरी पढ़ ली, पावर बूस्टर क्लास कर ली और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर उठाएंगे। मैं चैप्टर का नाम बता के जा रही हूं, टिश्यूज। कौन सा उठाएंगे? टिश्यूज। आप बोर नहीं हो सेल के बाद, इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक्स उठाए थे और एंड में टिश्यू, वो हम कल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।